ये कुछ डेमो हैं जो पेंसिल से स्केच करके तैयार किया है मैंने, जिससे आप लोगों को आइडिया मिले कि पेंसिल से कैसे काम करना है। थ्योरी सेम होती है बट वही हैंडलिंग है मीडिया का, नॉट मच डिफरेंस। और कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इसको बोल्ड रखा है, रफ रखा है, डिटेल में ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि पहले आप बेसिक लेआउट करना सीख जाएंगे, डिटेल से बहुत आसान होता है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि किस तरह आप आराम से रिलैक्स होके गलतियां करते हुए आप आराम से बना सकते हो इसको। प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मैंने नहीं रखी है, क्योंकि अक्सर आप देखोगे यूट्यूब वगैरह में इतना ज़्यादा सुंदर सुंदर बना देते हैं, क्योंकि उन्हें वाहवाही लेनी होती है। मुझे यहाँ वाहवाही नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा अगर अच्छा मैं बना दूँ, प्रोफेशनल लेवल पे मैं लग जाऊँ इधर, तो आई थिंक जो पॉइंट है मेरा वो मैं नहीं कह पाऊँगा। मुझे आप लोगों के साथ चलना है यहाँ, और शुरुआत मुझे गलतियाँ करने से करनी है, जिससे कि आप लोगों को भी इनकरेजमेंट मिले। जैसे किसी ने बोला था, बाद में बात हुई है मेरी वर्कशॉप के बाद, कि उन्हें पता चला बाद में कि हाँ, आर्टिस्ट भी मिस्टेक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी नहीं करने के लिए इसको आराम से किया, आप ऐसे फ्री होकर करना, गलतियाँ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बार देखोगे गलतियाँ दिखेंगी, फिर आप उसको सुधार लोगे। कोई ड्राइंग बैड या गुड नहीं होती है, बस वो है कि आप जितना टाइम दोगे उतनी सुधरती जाती है। अभी इसमें आप देख रहे हो कि मैं पेड़ बना रहा पहले, नाशपाती। तो ऐसे ही ब्लॉकिंग से शुरू की है मैंने ये स्केचिंग, और कहीं भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। स्ट्रेट लाइंस हैं, और हर एक डिपार्टमेंट को कभी इधर कभी उधर करके इस्टेब्लिश कर रहा, सबको सेट कर रहा, प्लॉट कर रहा। रिफ़ाइन मैं बाद में करूँगा अभी। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मैंने इसे शेप में डिवाइड कर दिया है। जैसे नीचे का एक सर्कल है, और ऊपर फिर उसकी जो टॉप है वो उससे जॉइन कर रहा है। जहाँ लीव्स बनाने हैं तो आप देख लो, यहाँ बहुत लाइटली और एक रफ सा एक शेप डाला है। जनरली क्या होता है कि हम उसकी पत्तियों में जो जिगजैग है उसके पीछे भी लग जाते हैं शुरू से ही, या हेयर बनाना है तो एक एक हेयर को बनाते हैं। वो नहीं करना है, पहले आपको ब्रॉडली देखना है कि शेप क्या है। बाद में आप उस शेप पे डिटेल्स डिफाइन कर सकते हो आराम से, बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा शेप डिफाइन करना शुरू कर दिया मैंने, जब लगा कि प्लॉटिंग सही हो गई है मेरी। देन आई स्टार्टेड giving shape, defining or refining the shape of our pair. इसे हम डेवलप कर रहे हैं बेसिकली। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, एडवांस लेवल पे आएंगे, तो बहुत बारीकियों में हम खेलेंगे। और फिर आप, या फिर मैं कोई जो प्रोफेशनल या अपने काम के लिए मैं स्केचेस बनाता हूँ उनके वीडियोस में आपको दूंगा। वहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा फिनिश्ड वे में हम कैसे काम करते हैं ये। बट फॉर द लर्निंग पर्पस थोड़ा लाइट ही रखूँगा मैं इसे अभी। आप लोग भी इस तरह से करो, जहाँ तक हो सके कोशिश करो, धीरे 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 करके होगा। किसी भी चीज़ में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। हाँ, कैसे आगे बढ़ना है मैं वो रास्ता आपको बताऊंगा, जिससे आपका कम टाइम लगेगा। जितना टाइम मुझे लगा उतना आपका नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर के डंटल को भी डिफ़ाइन किया है। अब यहाँ लीफ को डिफ़ाइन करना शुरू कर रहा मैं, जो थोड़े थोड़े बेसिक बोल्ड शेप्स के बाद जो उसमें थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव होते हैं, कहीं चेंजेस होते हैं। जैसे अभी अभी जो मैं कर रहा है इसमें थोड़ा वेवर कर रहा है ये, तो इसको हल्का सा शेप को डिफ़ाइन किया। जो पहले एक फ्लैट सिंपल से एक लाइन लगी थी, अब प्रॉपरली डिफ़ाइन किया है। यहाँ मैं शेडिंग कर रहा, तो एक बेसिक से शेडिंग आप भी कर सकते हो। शेडिंग के लिए हमारी अलग से क्लास होगी प्रॉपर वाली, जहाँ हम शेडिंग वगैरह देखेंगे। फ़िलहाल के लिए अब एक एक करके हम डील करें तो सही है। फिर भी कितना हेवी हो गया था क्लास उस दिन हमारा। अब
एक और चीज़ है, आर्टिस्टिक मेज़रमेंट यहाँ मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो आपको एक बार दिखाने के लिए था, बट उसके ऊपर भी हमारी अलग से वर्कशॉप होगी। फ़िलहाल आप उसको सिंप्लीफाई करना सीख लो, अगर शेप्स में डिवाइड करना सीख लो तो वही काफ़ी है। फिर हम उसे आर्टिस्टिक मेज़रमेंट से हम चेक करना शुरू कर देते हैं। अभी देखो, अब मैंने इस लीफ के जो वो बॉर्डर पे जो हल्के हल्के जो पतले पतले जिगजैग जिगजैग से बने थे एज, अभी उसको डिफ़ाइन किया है लास्ट में। अब वो आसान था क्योंकि हमारे पास शेप पहले से ही है, बस उसे जिगजैग करना था। और ये हमारा पेड़ कंप्लीट हो गया। अब ये नेक्स्ट मैं आपको एक थ्योरी बता रहा कि जब भी कोई भी सिमेट्रिकल चीज़ बनाइए जिसका लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर हो, जैसे घड़ा या कोई बर्तन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, पिलर हो गए, तो आप बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लिया करो। वो आपका स्पाइन की तरह काम करेगा। जैसे अभी मैं ये ड्रॉ कर रहा, सेंटर लाइन, तो आसान होता है दोनों तरफ मेजर करना। अभी थोड़ा सा आर्टिस्टिक मेजरमेंट आएगा यहाँ पे। अब इसका नेक बनाना है घड़ा का या जो भी पॉट है, तो अभी पहले मैंने टॉप और बॉटम डिफ़ाइन किया। अब टॉप में मैंने दोनों तरफ के एक्सट्रीमिटी को डिफ़ाइन किया। अब मैं इसे मेज़र कर रहा कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, क्योंकि कोई भी बर्तन दोनों तरफ बराबर ही होंगे, है ना, जो एक नॉर्मल शेप के हों। जहाँ जहाँ वो चौड़ा होगा, जहाँ जहाँ उसकी गर्दन पतली होगी, सारे बराबर होंगे, सिमेट्रिकल होंगे लेफ़्ट राइट। और ये बहुत सिंपल मेज़रमेंट है। आप इसी तरह से, अब पेंसिल आप मेरी देख रहे हो ना, ऐसे ही सारे मेज़रमेंट हम लेंगे। 2.5 है अगर कोई भी चीज़, तो इसी तरह से हम मेज़रमेंट करेंगे। मतलब बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ऐसा ही है, मेज़रमेंट करने का तरीका यही है। स्केल हमारे अलग अलग होते हैं, 2/3 है, इसका हाफ है, उसका डबल है, ऐसे करके रिलेटिव मेज़रमेंट करते हैं। अब यहाँ नेक पे भी वही चीज़, सेम चीज़ कर रहा मैं। और रिलेटिव मेज़रमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि आप जो रेफरेंस देख रहे हो उससे आप बहुत बड़ी भी ड्राइंग कर सकते हैं, बहुत छोटी भी कर सकते हैं। तो स्केल का चक्कर नहीं रखते हम। इंच विंच का करेंगे तो फिर हम लिमिटेड हो जाएंगे कि हम बड़ी नहीं बना सकते, छोटे से हम बड़ा आर्टवर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए रिलेटिव मेजरमेंट क्या होता है कि आपका जितना बड़ा हाथ होगा, हाथ अगर बड़ा होगा आपका, तो आपका चेहरा भी बड़ा होगा, राइट। चेहरा बड़ा है तो आंखें भी बड़ी होंगी। सब के सब रिलेटिवली बड़े होंगे, एक दूसरे के रिलेशन में ही बड़े होंगे, प्रोपोर्शन में बड़े होंगे। तो रिलेटिव मेजरमेंट में क्या होता है, हम कितना भी बड़ा करें छोटा करें, पर एक दूसरे से चीज़ें रिलेटेड होती हैं, तो हर चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती हैं सही तरीके से। और रिलेटिव मेजरमेंट ही है, इसका आधा उसका दोगुना, ये सब रिलेटिव मेजरमेंट ही है। यहाँ मैंने बॉटम भी देखा, तो बॉटम में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये राइट साइड है, इसको थोड़ा लेफ़्ट किया है एंड इसको ज्वाइन कर रहा। अब देख लो खुद से ऐसे ही बना के, मतलब ये काफ़ी हद तक लेफ़्ट और राइट का सिमेट्री कितने आसानी से सॉल्व हो जाती है ना। अब इसके मुंह को कैसे गोल करना है, ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे, ये पर्सपेक्टिव वाले क्लास में हम सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल की थोड़ी चीज़ है ये, और बहुत जादू है वो। पर्सपेक्टिव सीखते ही तुरंत 3D फीलिंग आने लगती है, और एक पूरी सी इन्वायरमेंट हम बनाने लगते हैं, पूरी एक दुनिया बना लेते हैं उसमें, बिल्डिंग और एवरीथिंग, और सारी चीज़ों में एक डेप्थ से नज़र आती है, जैसे कि रियल में हम देख रहे हों। यहाँ भी मैंने शेडिंग की है, सिंपल सा प्रिंसिपल है, हल्का सा बता देता हूँ मैं अभी, कि लाइट ऊपर से आ रही है तो जहाँ घरा नीचे की तरफ मुड़ने लगेगा वहाँ पे ऑब्वियसली शेडो होने वाली है। और गर्दन भी थोड़ी अंदर की तरफ है और लाइट ऊपर से आ रही है हमारी, तो वहाँ भी शेडो होगा, क्योंकि लाइट वहाँ, सिंपली यही है कि जहाँ लाइट ना पहुँच पाए वहाँ डार्क होगा, जहाँ लाइट पहुँचे वहाँ लाइटर होगा, वो इल्यूमिनेटेड होगा। ये क्यों बताया? क्योंकि आगे जो हम कॉम्पोजिशन बनाने जा रहे हैं वहाँ पे वी विल यूज़ दिस थिंग। और ये कॉन्सेप्ट आपको हर सिमेट्रिकल चीज़ में लग जाएगी, इवन ह्यूमन में भी लगेगी। अगर ह्यूमन सीधा खड़ा है ना, और जो मॉडलिंग करते हैं एनिमेशन वगैरह बनाने के लिए, जो मॉडल्स बनाते हैं, या फिर गेमिंग वगैरह के लिए जो बनाते हैं कैरेक्टर, जो ह्यूमन बॉडी वगैरह, उस या फिर कोई जायंट, तो उसमें ऐसे ही किया जाता है, आधी बनाई जाती है और आधी को कॉपी करके फिर बाकी आधा लगा दिया जाता है वो मॉडलिंग करने में, और सिमेट्रिकल होते हैं दोनों। तो ये सिमेट्री की ज़रूरत हर जगह है, आप कहीं भी किसी तरह के आर्ट में जाओ, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल हमारे टेक्निक्स हैं। अब यहाँ हम लगाएंगे
इस वाले कॉम्पोजिशन को आप देखिए, पहले तो इसका टॉप एंड बॉटम एंड फ्रंट को हम डिफाइन कर रहे हैं। आप लोग इसको मेजर कर लेना, मैं उतना ज़्यादा नहीं डीप गया अभी आर्टिस्टिक मेजरमेंट में, हेवी नहीं बना रहा। पहले क्लास में हमने बहुत कुछ स्टफ़ किया, अब धीरे धीरे खाएंगे उसे, चबा चबा के धीरे धीरे पचाएंगे और ये तरीका पहले भी यूज़ किया और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है मेमोराइज़ करने के लिए, हर चीज़ बिल्कुल बैठ जाती है, सिवाय इसके कि मैं टुकड़े टुकड़े करके करके पढ़ाऊँ। क्या होगा उसमें कि आप आगे पढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे, इनफ रिविजन्स नहीं हो पाते। अब आप देख लो यहाँ मैं कैसे फुदक रहा, एक जगह से भाग के वहाँ जाना है, वहाँ से भाग के वहाँ जाना है, जस्ट लाइक मिकी माउस क्योंकि तभी ओवरऑल चीज़ें बनती है, वरना क्या होगा, अकेले अकेले में मेरा जो ये जार है ये भी खूबसूरत बन जाएगा, अकेले अकेले में मेरा जो ये बाउल है ये भी खूबसूरत बन जाएगा, पर जब दोनों साथ रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। कोई बड़ा छोटा हो गया, कोई थोड़ा दूर दूर हो गया, कोई थोड़ा झुक गया। इसलिए हम पूरे के पूरे पिक्चर को जो भी बनाना है आपको, एक साथ शुरू करो, हर एक चीज़ को थोड़ा इधर थोड़ा उधर करते हुए। जो एक सवाल है कि हम कहाँ से शुरू करें, उसका जवाब यही है कि कहीं से नहीं, सारे जगह से आप शुरू करेंगे, किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं, चाहे वो फेस बनाए या एवरीथिंग में ये लागू होगा। अब आप देख रहे हो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मैं खिसका भी रहा, मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये लाइन सही जगह नहीं पड़ रही, अभी तो थोड़ा सा खिसका दे रहा मैं, अभी जैसे इसके हैंडल को खिसकाया है। अब होता क्या है कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये एडजस्टमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, एक बार में नहीं दिखेगा, तो एक ही ड्राइंग को जो मैं वन गो में बना रहा, आपको रुक के बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लिया, एंड देन फिर आप अगली सेटिंग में बैठे, बाकी फिर आप बनाए, फिर उससे अगले सेटिंग में बैठे, तो हो सकता है आपको 2-3 दिन ऐसे लग जाए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि यही चीज़ आप, यही वाला टाइम आपका घटने लगता है, बिकॉज़ आपको गलतियाँ या फिर जो रिलेटिव जो पोजीशंस हैं वो क्लियरली दिखने लगते हैं, और फिर एक सेटिंग में आपसे भी बनने लगेगा। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपको। जो प्रॉपर आर्ट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती है, वहाँ पे हर स्टूडेंट मिनिमम 20 ड्राइंग्स डेली बनाता है, 20 to 30 40 50 तक भी कुछ लोग बनाते हैं। लेकिन सारे को डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे रफली यहाँ पे मैंने शेड किए हैं, रफली बनाए हैं, ऐसे ही रफली करना है आपको, बेसिक है प्लॉटिंग करना है, डिटेलिंग बहुत आसान है। डिटेलिंग आप कभी कर लो, 10-15 ड्राइंग बनाओ रफ में, तो एक किसी की डिटेलिंग कर ली आपने, दैट्स इनफ। और हाँ, एक और चीज़ जो अब देखो आप, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, मुझे लगा कि नहीं ये लाइन थोड़ी सी अंदर है, तो मैंने लाइन को लेफ़्ट कर दिया। अब एक क्या सीन आता है ना, एक और भी चीज़ अक्सर आती है हमारे सामने कि जब हम नए नए शुरुआत, नई नई शुरुआत हमारी होती है आर्ट में, तो हम पहले वर्क को ही समझते हैं कि अब हम इसे एकदम अपना मास्टरपीस बनाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे वहाँ लगाएंगे। पर आप यकीन मानिए कि मकबूल फ़िदा हुसैन हो या सैयद हैदर रज़ा हो, चाहे पाब्लो पिकासो हो, है ना, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, या क्लॉड मोने हो, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, या फिर एनिमेटर्स हों कोई भी, तो आपके जो फाइनल वर्क जो आपका बनता है वो मुश्किल से 1% होता है आपके सारे वर्क का। यानी आप 100 पे प्रैक्टिस करोगे तो एक आप मेन वर्क बनाओगे, और ये रोज़ की रूटीन में आपको शामिल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भूल जाइए कि पहले वर्क ही आप बनाएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में 2-4 वर्क नहीं बनाने वाले, अपने जीवन में 2-4 हज़ार से शुरुआत करने वाले हैं। और ये आसान है, उतना टफ नहीं है, क्योंकि हम डिटेल्स नहीं करेंगे, हम ऐसे सिंपल सिंपल रफ प्लॉटिंग करेंगे, आराम से फिर हो जाएगा। मे बी आप स्टार्ट में एक दिन में एक ही बना पाओ, 2-3 दिन लग जाए, बट अगर आप रेगुलर रहोगे तो एक महीना के बाद ऐसा हो जाएगा, आप रोज़ दिन में आप 3 4 5 तो आराम से बना लोगे। और हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ आप पूछोगे कि यहाँ मैंने पेंसिल को शार्प क्यों नहीं किया है, इतना ब्लंट सा है। रीज़न क्या है कि सबकी अपनी एक स्टाइल हो जाती है, जो कि मैं पहले भी कह रहा था कि यू डोंट हैव टू कॉपी। जैसे मैं पेंसिल पकड़ रहा,
आपको ऐसे ही पकड़ना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पेंसिल को नीचे से पकड़ना और ऊपर से पकड़ने वाली चीज़ एक बेसिक रूल है, क्योंकि ये फिजिक्स है। आप ऊपर से पकड़ोगे ज़्यादा फ्रीडम होगी, ज़्यादा आपकी मूवमेंट होगी, ज़्यादा एरिया कवर हो पाओगे। नीचे से पकड़ोगे तो आपका जो एरिया ऑफ मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाएगा, एंड बट एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी। तो इसलिए आप उस तरीके से करोगे, उस पर आप ध्यान दे सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ से पकड़ रखी है, पर कैसे पकड़ रखी है इस पर मत जाना आप। आपका अपना तरीका होगा, जो भी होगा आपको जो कंफर्टेबल लगे, जस्ट कीप ड्राइंग। अब यहाँ भी शेड कर रहा, वही चीज़, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि बाउल का नीचे वाला पोर्शन ऐसे झुका होगा तो ये होगा, और दैट्स वाई यहाँ पे हमें डार्क सा मिल रहा है। और ब्लंट इसलिए रखा है पेंसिल को, आप भी ब्लंट रखना, क्योंकि तब ना हम डिटेल्स में नहीं जाते, क्योंकि हम डिटेल्स बना ही नहीं सकते हैं ब्लंट पेंसिल से। तो वी आर लिमिटिंग आवर सेल्व्स, वरना इंसानी दिमाग हमेशा डिटेल में भागता है। अब बाल बनाना है तो आप बाल के शेप को नहीं बनाओगे, आप एक एक बाल बनाने लगोगे। आपको सच बताऊं तो दुनिया का कोई ऐसा नहीं है आर्टिस्ट जो कि एक एक बाल बनाने से शुरू करता है, नॉट अ सिंगल आर्टिस्ट। हम लोग आएंगे बाल कैसे बनाना है सब कुछ थोड़ा आगे चल के, वो जब हम पोर्ट्रेट बनाना शुरू करेंगे, फिर फिगरेटिव्स वगैरह में आएंगे, एक एक करके हम सारा कुछ करेंगे। लेकिन उन सब का फंडामेंटल यही है कि आप बेसिकली किसी भी चीज़ को प्लॉट करना आपको आ जाए, ये सब जगह एप्लीकेबल है। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी अभी बहुत ज़्यादा पॉइंटेड पेंसिल से मत बनाना। फाइनल में जाके लास्ट में आपको मर्जी है पॉइंटेड पेंसिल से आपको देने का मन है, लाइन आउटलाइन कहीं पे थोड़ा वो आप कर देना, बट बेसिकली जो बनाओगे ना थोड़ा ब्लंट रखना पेंसिल को, जल्दी बनेगा आपसे और ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा मज़ेदार बनेगा वो। और हाँ, दूसरी चीज़ ये होती है, इसको इरेज करना भी आसान होता है। जो पॉइंटेड लाइन होती है वो मार्क छोड़ जाती है, आप जब इरेज करोगे तो पेपर अंदर की तरफ वो क्रीज बन जाता है जिसमें आपका ग्रेफाइट चला जाता है, कम भी कम्प्लीटली आप उसको इरेज नहीं कर पाओगे। और हाँ, कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, 2B, 6B, HB, 10B, 2H, 4H, B, F, ये सारे के बारे में हम जो अभी हमारा दूसरा जो फिनिशिंग जो हमारा होने वाला है वर्कशॉप का, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ 10B का यूज़ कर रहा। आपके पास जो पेंसिल अवेलेबल हो, जस्ट ट्राई विद दैट। अब जो मैं दे रहा ये कास्ट शैडो है, ये भी हम पढ़ेंगे शेडिंग वाले में। अब इसके बाद हमारा शेडिंग वाला ही आएगा, जब हम इधर की तरफ आएंगे तो हम जानेंगे कि कितने पोर्शन होते हैं, लाइट क्या है, शैडो क्या, हाईलाइट क्या है, हाफ टोन क्या है, कास्ट शैडो क्या है, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है। तो ये कास्ट शैडो है जो कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर शैडो डालती है। अब देखो ये बन गया है, इट्स नॉट परफेक्ट, आपको भी कोशिश करनी जहाँ तक बन जाए, डिसहार्टन नहीं होना अगर ना बने तो। एंड अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाने वाले हैं, जो हमारा आखिरी होगा। ये फिगरेटिव मैंने उठाया, हालांकि ये बहुत एडवांस्ड है, अगर आप लोगों से फिगरेटिव ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको चूज़ करने के पीछे ये रीज़न है, और हाँ अभी नहीं बनेगा आपसे पर आगे बनेगा। हम इन इस चीज़ को, फिगरेटिव को बहुत डीपली जाके कवर करने वाले हैं, एक एक नस, एक एक मसल्स, एक एक हड्डी और हर एक पोर्शन को हम देखने वाले हैं। फ़िलहाल क्यों मैंने इसे इंक्लूड किया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आप ये देख लो कि जो हम यहाँ लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ भी लग रहा है, बार बार हम चेक कर रहे हैं, इधर से उधर फुदक रहे हैं, एक जगह रुक नहीं रहे। अब जो ये लाइंस बना रहे हैं ना, इसे बेसिकली जेस्चर ड्राइंग का एक पार्ट कहा जाता है। कि पहले मैंने लाइन ऑफ एक्शन डिफ़ाइन कर दी, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ये कि बॉडी किस तरह से झुकी है। अभी इसके लेग्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से, ऐसे डिफ़ाइन करेंगे तो हमारी जो नज़र है पूरी की पूरी बॉडी पे रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक टांग बड़ी हो गई, एक टांग छोटी हो गई, है ना, ऊपर की बॉडी बड़ी और नीचे की बॉडी छोटी हो गई, सर बड़ा हो गया।
हालांकि और भी प्रिंसिपल हम यहाँ ऐड करते हैं, हेड लेंथ से हम सारा मेजर करते हैं, बट अभी नहीं करना है। अभी मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी करके बांधना नहीं चाहता कि आप लोग सोचते ही रह जाओ और बना ना पाओ। आप शुरू करो, बनाते रहो, धीरे धीरे करके वर्कशॉप्स होंगे और आपके झोली में नए नए ट्रिक्स मैं ऐड करता जाऊंगा और आपकी ड्राइंग्स इम्प्रूव होती जाएगी। और यही रीज़न है मैं भी अभी बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहा, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको बताया नहीं है तो वो चीटिंग हो जाएगी आपके साथ। जितना आपको बताया उसके अकॉर्डिंग बना रहा, कम्प्लीटली मिलेगा नहीं, कम्प्लीटली ये मैच नहीं करेगा, दैट्स फाइन, देयर इज़ नो इश्यू इन दैट आई थिंक। अभी पहले जब लाइंस इस्टेब्लिश करने के बाद अब मैं थोड़ा सा फॉर्म, थोड़ी मोटाई इस्टेब्लिश कर रहा, कि कोई भी चीज़ कितनी मोटी हो सकती है। आप देखो, दूसरे वाले हाथ में सिंपल सिंपल ब्लॉकिंग की और यहाँ पे मैं थोड़ा शेप के अकॉर्डिंग जा रहा है। दोनों हाथ को दो तरह से बनाने के पीछे रीजन है कि आपको जो सही लगे आप अभी शुरुआत में वैसे ही कर लो, बाद में हम डिटेल में जाएंगे। बट स्टिल बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा, मैसेज को हमें अभी पहले इस्टेब्लिश करना है। अब ये बैक को किया, अब आप गौर से अगर आप देखो तो दोनों नी जो मैंने प्लॉट किया था ना, उस जगह एक लाइन देख रहे होगे, वो नी की लाइन नी को मैच कर रहा था मैं, जिसको रिलेटिवली आर्टिस्टिक मेजरमेंट में हम देखे थे ना कि लैंडमार्क से हम मैच करते हैं, है ना, आई से नोज़ को मैच करना कि कहाँ है। वैसे ही दोनों नीज़ को एक दूसरे से मैच करना, चाहेंगे तो हम एल्बो से भी नीज़ को मैच कर सकते हैं कि एल्बो के कितनी दूरी पे, एल्बो और नी के बीच क्या रिलेशन है हमारा, क्या एंगल है, कितनी दूरी है हमारे रेफरेंस फ़ोटो में और हमारे ड्राइंग्स में। जितने ज़्यादा तरीके से आप उसे चेक कर सकते हो, आपकी ड्राइंग उतनी एक्यूरेट बनेगी। चेकिंग के ऊपर सारा कुछ है, आप चेक करते हो, मिस्टेक सुधारते रहते हो, और करते 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 ड्राइंग धीरे धीरे, पहले आपकी ड्राइंग 20% मिल रही होती है, फिर 30% मिलती है, फिर 50% मिलती है, फिर 60% मिलती है, बहुत सब्जेक्टिव है ड्राइंग। और करते करते आप जितना चेक करोगे उतना 90% पे आप लेके जा सकते हो, और भी आप ठहर के और उसको टाइम दोगे तो 95 पे चले जाएगी वो। इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग, नॉट जस्ट यस नो वाली चीज़ नहीं है कि हाँ या तो बन गई या नहीं बनी, ऐसा नहीं होता। ड्राइंग बनती या नहीं नहीं बनती है ऐसा नहीं होता, ड्राइंग पहले गलत बनती है फिर उसको हम सही करते जाते हैं। आप जितने ज़्यादा तजुर्बेदार हैं आपकी गलतियाँ उतनी कम होगी, आप उतना जल्दी आप सही कर लोगे, आप सही जगह पहुंच जाओगे। जस्ट दिस इज़ द डिफरेंस, और कुछ भी नहीं। अभी आप देख लो धीरे धीरे, अब सारे मैसेज को हमने किया है बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, सिंपल लाइंस में दोनों लेग्स हम डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब हल्का हल्का शेप भी मैं डिफ़ाइन कर रहा। लेकिन इस स्टेज पे आपको तब तक नहीं आना है जब तक आपने पूरी के पूरी फिगर को ढंग से इस्टेब्लिश ना कर लिया हो, वरना वही हो जाएगा। अभी इस स्टेज में, इसके जस्ट पहले जब हम नॉर्मल सिंपल बना रहे थे उस समय हमें इसको सुधारना, फिर उसको इरेज करना मिस्टेक को बहुत आसान था। पर जैसे ही हम अब डेप्थ में जा रहे हैं, थोड़ी पेंसिल भी डार्क हो रही है हमारी, इरेज करना भी मुश्किल हो जाएगा, और प्लस आपकी ज़्यादा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर हेयर को बनाने का, आप देखो हेयर में कितना सिंपल तरीके से मैंने मासेस को डिफाइन किया, एक एक हेयर को नहीं बनाना है, पूरे हेयर के एक गुच्छे को देखिए। और देखने का तरीका आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि आँखों को छोटी कर लीजिए, सब ब्लर हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा एक थक्का, पूरा का पूरा एक शेप में दिखने लगेगा।
हेयर अकेले अकेले होते हैं, पर बहुत सारे हेयर मिलके एक शेप बनाते हैं, एक फ्लो बनाते हैं। हर एक हेयर जिधर मर्जी उधर नहीं जाता, सब एक साथ क्लस्टर्ड होते हैं। तो पहले हम क्लस्टर को बनाते हैं, एंड देन अगर डिटेल में जाएंगे तो हम एक एक हेयर को दिखाएंगे उसके बाद। आई नो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती होगी हेयर में, हेयर है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए है, बस देखने की का फेर है, बस नज़रिए का फेर है। आप उसको आई स्क्विंट करके देखो, आई स्क्विंटिंग कहते हैं इसको, आंखें छोटी करके देखने को, तो सारा कुछ आपको दिख जाएगा शेप में। अभी मैं अपने आर्म के, फोर आर्म के मसल्स एंड बोन्स को भी थोड़ा इस्टेब्लिश कर रहा। अब हैंड जो बना रहा मैं, आप देख लो, हैंड को भी बिल्कुल ही फ्लैट करके किया था। उंगलियों को नहीं बनाना है, सेम हेयर वाली चीज़ लगानी है। जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल के कोई एक चीज़ बना रही हो, तो आप अकेले अकेले मत बनाओ कभी भी। शुरू में आप पूरे के पूरे जो गुच्छा है ना, गुच्छा को आंखें छोटी करके देखो कि शेप क्या बना रही है ओवरऑल। पहले उस शेप को बनाओ, बाद में आप सारे को तोड़ के अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दो। अलग अलग उंगलियों में डिवाइड कर सकते हो आप, अलग अलग हेयर में आप डिवाइड कर सकते हो। सेम वैसे जैसे कि अपने बॉडी को बना रहे हैं, टॉर्सो कहते हैं, उसको बना रहे हैं, तो फिर पूरे को पहले देखेंगे कि फ्लैट है हमारी, फिर हम उसमें चेस्ट निकालेंगे, अगर बेली के एब्स हैं एब्स निकालेंगे, फिर हम उसमें हमारे जो नेवल पॉइंट है नाभि उसको बनाएंगे, है ना। स्लोली इनसाइड हम बढ़ेंगे आउटसाइड से। पहले बिगर पिक्चर सही करना बहुत ज़रूरी है, फिर हम आएंगे स्पेसिफिक पिक्चर्स में, डिटेल्स में। और जब आप इस तरह बनाओगे ना सिस्टमेटिक वे में, तो ये फ़न हो जाएगा ड्राइंग बनाना, लोड नहीं लगेगा आपको। तोड़ तोड़ के बना रहे हो, आपको पता है, आपको पूरा माइंड में आपके क्लियर है कि आपको करना क्या है। अभी ये सवाल नहीं आएगा कहाँ से शुरू करूँ यार, पहले इसको करूँ या पहले इसको करूँ, पहले इधर बनाओ, आप भटकोगे नहीं। और तब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हर बार आप बैठोगे बनाने, आप बना के उठोगे, यानी आपका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपके पास एक प्रोसेस है। एंड देन थोड़ा सा कास्ट शैडो दिया, एंड ये हमारी जो ये चीज़ है। अब आप गौर से देखना, यहाँ कुछ चीज़ों को मैंने मैच किया है। देखो जॉ को डिफाइन किया, यही टचअप है। ये जो अभी जो स्टेप चल रहा है ना, बस इस स्टेप में आप जितना टाइम लगाओगे ना, उतना ही ज़्यादा निखर के सामने आपके वो ड्राइंग उतनी ज़्यादा निखर के आएगी। और इसका कोई अंत नहीं है, लिटरली जो मैं भी कर रहा ना यहाँ ये चलता ही चला जाएगा, और ये और इवॉल्व करती जाएगी, बनती जाएगी। मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ भी रुक जाऊँ तो भी आप समझ जाओगे। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं आगे और टाइम लगाऊंगा इस पे। आर्टिस्ट उसी के बेस पे पैसे लेते हैं। अब देखो यहाँ मैं मैच कर रहा, फेस से हैंड को, दोनों नीज़ को मैच किया है, फिर दोनों फीट को मैच करते मुझे लगा कि नहीं, राइट वाली फीट ज़्यादा नीचे आ गई है, तो मैंने थोड़ा ऊपर किया इसे, एंड नाउ ये सही है, इस फीट को भी थोड़ा सही किया। ऐसे ही लैंडमार्क से आप मैच करो, और इसका कोई अंत नहीं। आप कमर से मैच कर सकते हो अपने नीज़ को, उसके लेवल से कि कैसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है। दूसरे वाले हाथ के हैंड को आप मैच कर सकते हो किसी भी पॉइंट से या हर पॉइंट से। एल्बो को मैच कर सकते हो। आप जितना मैच कर सको उतना आपका सही होगा।